प्रमुख बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद अब यह खबर आ रही है कि आज रात मुंबई में किसी भी फिल्म थिएटर में फिल्म नहीं दिखाई जा रही है। ये ऐसा थिएटर एसोसिएशन ने शायद फैसला किया है और कल भी मुंबई में कोई फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। ये अपडेट हमें मुंबई से मिल रहा है। आपको बता दें कि मुंबई ऐसा लगता है थम सी गई है। बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद आज मातोश्री पर अब तक कहा जा रहा है हजारों की शिव सैनिकों की भीड़ है। कल 10 बजे से अंतिम दर्शन उनके किए जा सकते हैं शिवाजी मैदान पर। कल शाम 6 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। हम यहां बहस कर रहे हैं बाला साहब ठाकरे की शख्सियत पर, उनकी विवादित राजनीति पर। एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, केजी सुरेश, वरिष्ठ पत्रकार, मुंबई में रहे हैं आप। 80s में शुरुआत आपसे कर लेते हैं क्योंकि हम अजीत जी के साथ उस इंटरव्यू के हिस्से दिखा रहे हैं जो 17 साल पहले किया गया था मुंबई में। बाल ठाकरे क्या क्या कहते थे, खुलकर कहते थे। पहले आपसे एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूं मैं। आप 80s में मुंबई में थे, 80 के दशक में। आप कैसे आज डिस्क्राइब करेंगे बाल ठाकरे को एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पॉलिटिशियन? देखिए, बेसिकली उनका पॉलिटिक्स वही रहा है, एक संकीर्ण राष्ट्रवाद या एक क्षेत्रीयवाद। इसका विश्लेषण हो सकता है कि क्या वो क्षेत्रवाद आज पूरे देश में एक बढ़ता हुआ एक क्षेत्रवाद है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, या लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले गुजराती, मारवाड़ी, दक्षिण भारतीय और बाद में चलकर उत्तर भारतीय, उत्तर प्रदेश के और बिहार के, ये उनका टारगेट रहा है। तो बेसिकली वो एक क्षेत्रवादी नेता थे। ये था, अगर उनका कोई लेगेसी रहा है तो उसी को कहीं ना कहीं एक दूसरे रूप में एमएनएस आगे बढ़ा रही है। तो मुझे लगता है कि उनका जो ओवरऑल जो अगर आप देखेंगे तो उनका एक नेशनलिस्ट, चाहे वो स्टैंड लेते थे कुछ इश्यूज पर जो राष्ट्रवादी कहते थे, लेकिन उनका पूरा जो पॉलिटिक्स रहा है वो क्षेत्रवादी पॉलिटिक्स रहा है। ये वो दौर था बाला साहब ठाकरे की जब तूती बोलती थी। महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी, राजनीति को अपने ढंग से वो चिन्हित करते थे, अपने तरह के बयानों के लिए वो हमेशा विवादों में रहते थे। जब भी सीमा पर आतंकवाद की बात होती थी, पाकिस्तान की बात होती थी, बहुत तल्ख तेवर वाले उनके बयान आते थे। महाराष्ट्र में बानखेड़े का पिच भी खोदा गया मुंबई में, क्रिकेट न होने देने की धमकी देते थे। जब भी पाकिस्तान की तरफ से किसी आतंकी घटना की जानकारी मिलती थी, देश भर में खबरें आती थी, सबसे पहली तल्ख और तीखी टिप्पणी बाल ठाकरे की। और उस टिप्पणी में यहां तक कि एक भी आतंकवादी को जिंदा, उन्हें एक भी आतंकवादी ऐसा ना हो जिसे अदालत से लंबी सजा ना मिले और वो छूट जाए और फिर सरहद पार चला जाए। वो एक बार नहीं 100 बार उन्होंने दोहराया कि आतंकवादी को पकड़कर गोलियों से मार देना चाहिए, ऐसे बयान। और उसके बाद प्रधानमंत्री बनता तो क्या करता। वो एक दोहरा मापदंड भी था। देखिए, एक तरफ आप हिंदूवाद की बात की, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने जैसे कहा कि पूरे देश में जो है एक हिंदू हृदय सम्राट, क्यों इस तरह के वक्तव्यों के जरिए लोगों में एक अपील किया। लेकिन उनका वो जो बेसिकली वो क्षेत्रवादी नेता रहे हैं। उनके पिताजी जो है संयुक्त महाराष्ट्र के पूरे मूवमेंट के जो है सबसे आगे पंक्ति में रहे हैं। तो क्या रहा है कि इनका जो, अगर आप देखेंगे बाद में जो उत्तर भारतीयों का भी आप देखेंगे जो भी पूरा मामला आया, तो हिंदूवाद और ये दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी था। क्योंकि एक तरफ आप हिंदूवाद, समस्त हिंदूवाद जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, एक वो हिंदूवाद है जिसमें पूरा देश को, पूरे देश भर के हिंदुओं को साथ में ले जाने की बात की जाती है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हिंदूवाद की बात करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे आरएसएस बीजेपी के साथ जब राष्ट्रपति के चुनाव की बात आ गई तो उन्होंने जो है पूरा अलायंस पार्टनर को छोड़ दिया और प्रतिभा पाटिल के साथ चले गए। सब बाला साहब ठाकरे अब नहीं रहे। 1966, हालांकि 1966 की मेरी पैदाइश है। 1966 में उन्होंने शिवसेना का गठन किया। 46 साल तक शिवसेना में पर्दे के पीछे, भले पिछले 7-8 सालों से जब से उद्धव कार्यकारी अध्यक्ष बने, शिवसेना को एक तरह से कंट्रोल करते रहे, शिवसेना को गवर्न करते रहे, सब कुछ रहे। आज बाला साहब ठाकरे नहीं है। अब सवाल उठता है कि बाला साहब ठाकरे के बगैर, सेनापति के बगैर शिवसेना का क्या? इसे आप कैसे देखते हैं? पहले आपसे शुरू करते हैं कि अब उद्धव ठाकरे में वही करिश्माई नेतृत्व है जिसने शिवसेना को इस मुकाम तक पहुंचाया कि 5 साल सत्ता भी रही। देखिए, करिश्मा तो है नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अभी भी। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये कितना संभाल पाते हैं ये इन पर है। क्या एमएनएस और जो शिवसेना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा रहे हैं। आपके पास दर्शकों को जरा बता दें कि बाला साहब के निधन के बाद कल का पूरा कार्यक्रम हम आपको बता चुके हैं। उनके अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं शिवाजी मैदान में। 6 बजे शाम को मुखाग्नि दी जाएगी, अंतिम संस्कार होगा। लेकिन कल देखिए, मुंबई में कोई सिनेमा हॉल कल नहीं खुलेगा। कल ऑटो और टैक्सियां मुंबई में नहीं चलेंगी और लोकल पर सेंट्रल और हार्बर लाइन ठप है।
ये एक अपडेट आ रहा है मुंबई से। कल बाला साहब ठाकरे का अंतिम संस्कार है मुंबई में शाम को 6 बजे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उनके अंतिम दर्शन शिवाजी मैदान में किए जा सकते हैं। सिनेमा हॉल ज्यादातर लगभग सारे बंद रहेंगे, ऑटो टैक्सी नहीं चलेंगी और लोकल भी कुछ जगह ठप है। जी, तो राजनीति में जो है पूर्ण विराम तो नहीं होता है जब तक शिवसेना अपने आप को दोबारा रीइन्वेंट नहीं करती है, क्योंकि अब वो कैरिस्मेटिक लीडरशिप जो उसके साथ रहा वो अब नहीं है। अब अगर है तो वो एमएनएस में राज के पास ज्यादा है करिश्मा की, अगर आप बात करेंगे तो वो उद्धव के पास करिश्मा नहीं है, लॉयल्टी है। बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है। क्या वो वाला फॉर्मूला आप देखते हैं? फिर राज ठाकरे एमएनएस की तरफ से चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी शिवसेना एक साथ जाते हैं, कांग्रेस एनसीपी एक साथ जाते हैं, जैसे अभी है। उसके बाद आप देखते हैं चुनाव के बाद अगर बीजेपी शिवसेना के पास कम सीट रहती है तो एमएनएस आ जाए। देखिए, हम ये ना भूलें कि एक सिंपैथी फैक्टर जरूर रहेगा। जो मराठी मानुष वाला जो उनका पूरा एक चलता रहा है राजनीति, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर सिंपैथी थोड़ा शिफ्ट भी हुआ राज की तरफ, तो मुझे लगता है कि कम से कम एक चुनाव के लिए कम से कम जो है वो उद्धव की तरफ फिर से शिफ्ट होगा। और कुछ नहीं, कम से कम जो बाला साहब के प्रति, क्योंकि बाला साहब ने अपना एयर अपेरेंट जो है वो उद्धव को डिक्लेयर किया था। समय आपको लगता है तो सिंपैथी फैक्टर चलेगा? अभी चुनाव में समय है। देखिए, जो कमिटेड काडर है वो इधर को जो शिफ्ट होने का जो डर था, नहीं, उससे पहले मुझे लगता है ये कमिटेड काडर ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच क्या रिश्ते होते हैं राजनीति, ये काफी हद तक मायना करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक बाला साहब ठाकरे थे तब तक जो आपने कहा लॉयल्टी फैक्टर, अगर कुछ भी था करिश्मा या लॉयल्टी, वो सब उद्धव को मिल रहा था। अब उनके बगैर अगर वो कुछ भी नहीं, अजीत जी, मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगा कि राजनीति के जो खिलाड़ी हैं वो सबसे पहले चीजों को भांपते हैं। बीजेपी के अंदर एक सेक्शन है जो चाहता है कि राज ठाकरे और एमएनएस के साथ गठबंधन को बढ़ाया जाए। यहां तक कि नरेंद्र मोदी भी आपको दिखाई पड़ा होगा कि बहुत उन्होंने जिस तरह से राज ठाकरे की आवभगत की, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई, इसके प्रतिक्रिया में ही बाल ठाकरे ने सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री का अच्छा कैंडिडेट बताया था। तो ये देखिए कि बीजेपी और शिवसेना के बीच की संबंधों में भी एक खास तरह का तनाव दिखाई पड़ रहा है और वो तनाव पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है और मुझे लगता है कि इसमें एमएनएस को एक भविष्य की शिवसेना के रूप में भारतीय जनता पार्टी देख रही है। मुझे तो ये लगता है कि बीजेपी की तरफ से भी प्रयास होगा कि दोनों भाइयों को साथ में लाया जाए, क्योंकि इसी में जो है ये जो एंटी जो फैक्टर चल रहा है उसको कैश इन करने के लिए इसकी कोई गुंजाइश दिखती है? जो आपने कहा बहुत अहम है कि कौन एक दूसरे की सुप्रीमेसी सहने को तैयार होगा, कौन एक दूसरे को नंबर वन, क्योंकि लड़ाई तो यहीं से शुरू हुई थी। एक जो होगा सेकंड फिनिश हो जाएगा, उसमें फिनिश हो जाएगा। क्या कोई सेकंड बनने को तैयार रिमोट वाली बात नहीं, लड़ाई वहीं से शुरू हुई जहां से कार्यकारी अध्यक्ष और विरासत और वारिस बनाने की बात उद्धव ठाकरे को हुई, क्योंकि राज ठाकरे एक दौर था 7-8 साल तक वो मानने लगे थे कि मैं वारिस मैं हूं, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में तमाम तरह की। लेकिन आपके हिसाब से प्रदीप जी, क्या उद्धव ठाकरे को इस बात का एहसास नहीं है कि बाला साहब का जो करिश्मा था, जो उनकी फॉलोइंग थी, उसके गैप को, उसके वॉइड को फिल नहीं कर पाएंगे और शिवसेना की ताकत वैसे ही घट रही है? राजनीति में बहुत लंबे समय तक सिंपैथी नहीं चलती। जो सुरेश कह रहे हैं वो बात सही है, एक सिंपैथी एक चुनाव में उसका फायदा मिलेगा, लेकिन वो दोनों के संबंध। एक उदाहरण देते हैं उत्तर प्रदेश का। चौधरी चरण सिंह की राजनीति का वारिस कौन होगा, अजीत सिंह या मुलायम सिंह यादव? ये संघर्ष कुछ सालों तक चला और मुलायम सिंह यादव ने अपनी कार्यकुशलता से, मेहनत से और राजनीतिक चतुराई से उस राजनीतिक विरासत को हासिल कर लिया। तो वही निर्भर करेगा। एक जो आनंद जी कह रहे थे बिल्कुल सही बात है, इस थॉट को, प्रोसेस को या इस सोच को सबसे ज्यादा अगर कोई आगे बढ़ा रहा था तो नितिन गडकरी कि शिवसेना से संबंध तोड़ लेना चाहिए, हमें राज ठाकरे के साथ अलायंस करना चाहिए, ये उभरती हुई फोर्स है, शिवसेना का पराभव हो रहा है। लेकिन बीजेपी में एक बड़ा तबका है जो पुराना, जिसके शिवसेना संबंध रहे, उसका मानना था कि अगर ऐसा हो कि बाला साहब ठाकरे की सहमति से दोनों के साथ चला जा सके या उनकी सहमति से राज के साथ हम जाएं तो ज्यादा ठीक होगा। दोनों का मिलन उनके रहते हुए ज्यादा आसान था, उनकी अनुपस्थिति में बहुत मुश्किल है। जी केजू सुरेश, वक्त की कमी है, एक संक्षिप्त टिप्पणी। जो 80, 85, 90 और 95 के पहले, सत्ता में आने के पहले जिस ढंग से बाला साहब ठाकरे के बयान थे कश्मीर को लेकर, आतंकवाद को लेकर और तमाम ऐसे हिंदू और मुसलमान के रिश्तों को लेकर तमाम ऐसे मुद्दों पर जो बयान थे, जो कई बार बहुत आक्रामक, तल्ख और
एकदम जिसकी जितनी आलोचना की जाए ऐसे बयान भी थे। लेकिन पिछले 10 सालों में अगर देखें, खासतौर से उद्धव ठाकरे के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद और बाला साहब ठाकरे के नेपथ्य में जाने के बाद ऐसा लगता है कि शिवसेना की जो रणनीति है, राजनीति है, वो बदली है, शिफ्ट हुई है। जो स्ट्रॉन्ग हिंदूवादी पार्टी की छवि थी उससे थोड़ा उसने एक रास्ता बदलने की कोशिश की है ताकि ज्यादा से ज्यादा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, हालांकि उसका फायदा नहीं मिला। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने जो है कभी माइनॉरिटी वोट्स को अपनी तरफ खींचने का ऐसा कोई डेलिबरेट प्रयास किया। उन्होंने अपना वो जो यूएसपी है वो मेंटेन रखने की कोशिश की कि जो शुद्ध रूप से महाराष्ट्रवादी हिंदूवादी एक पार्टी के रूप में, तो अपना महाराष्ट्रवादी आइडेंटिटी को भी उन्होंने बनाए रखा और हिंदू की बीच बीच में बात कर उन्होंने जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी अपने पास रखने की कोशिश की। लेकिन मैं इसमें कहना चाहता हूं, इसमें बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था। इस वजह से आप देखेंगे कि दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली में उन्होंने जो है बहुत सारे लीडर इधर जुड़े हुए थे। जय भगवान गोयल जैसे लोग थे जिन्होंने फिरोजा कोटला में 50 लोग थे जी, लेकिन उन्होंने कोशिश किया, वो लगे हुए थे। लेकिन वही लोग कुछ साल पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और तोड़ दिया, महाराष्ट्र सदन में जाके तोड़फोड़ किया, इसलिए कि वो मोह भंग हो गए। हाँ, तो सवाल ये भी है कि मराठी अस्मिता की बात करते थे, महाराष्ट्र में एक लेवल पर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी, तभी सरकार भी बने। लेकिन जब हिंदू हित की बात करते रहे, हिंदू हृदय सम्राट खुद को कहते रहे, तो क्या महाराष्ट्र के बाहर जो बाकी हिंदू थे, क्या उन्होंने कभी बाला साहब ठाकरे को एक्सेप्ट किया? अगर जवाब तलाशेंगे तो शायद नहीं में मिलेगा। ये बहस जारी रहेगी। बाला साहब को कैसे याद किया जाएगा, कैसी विरासत है, शिवसेना का क्या होगा, शिवसेना बीजेपी गठबंधन, एमएनएस, ये सवाल लगता है कि अभी कई वर्षों तक इसी तरह से उठते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।